नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के पास है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी सांसदों ने इस्लामाबाद की भूमिका पर सवाल उठाए थे। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस संकट में पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका का फिर से आकलन करने की मांग की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही है नूर खान बेस जहां पर इस विमान को छुपाया गया था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी एयरबेस पर हमला भी किया था। और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? पाकिस्तान आखिर क्या डबल गेम खेल रहा है? अमित, पाकिस्तान का दोहरा चेहरा बिल्कुल सामने आ गया है और इसी के बारे में भारत भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात को रख रहा था कि पाकिस्तान इस समय डबल गेम खेल रहा है, जहां एक तरफ वो इजरायल के खिलाफ पूरी तरह से पुरजोर तरीके से एक्सपोज होकर बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और जो अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी मध्यस्थता की आड़ में वो अपने इकोनॉमिकल जितने भी कंडीशंस हैं उनको साधने के साथ साथ यहाँ पर जो ईरानियन फाइटर एयरक्राफ्ट और रैकी एयरक्राफ्ट हैं, सर्विलांस एवैक सिस्टम्स हैं, उन सबको नूर खान एयरबेस और उसके अलावा बाकी जो एयरबेसेस हैं वहाँ पर छुपा के रख रहा है हैंगर्स में, ताकि अमेरिका की जो सैटेलाइट्स हैं वो इसको स्पॉट ना कर पाए। जैसे ही सेनेटर ग्राहम ने इस बात को बोला, उसके बाद अमेरिकी एजेंसी के पास जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसको इवेलुएट किया गया, पाकिस्तान को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया। हम आपको ये बता दें कि इस समय पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन बेसिस और अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट की मूवमेंट कई बार स्पॉट की गई है, देखी गई है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब नूर खान एयरबेस या उसके आसपास के एयरबेस को टारगेट किया गया था तो उस दौरान भी अमेरिका ने कहा था और उसे रोकने की बात कही थी। तो यही वजह है कि इस बार पाकिस्तान की तरफ से ये जो अपना फ़ायदा उठाते हुए ईरान से भी जो वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उससे ऑयल और फ्यूल लैंड बॉर्डर के ज़रिए उनके तक पहुँच सके, क्योंकि बदहाली बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, इसका फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में वो अपना जो बेनिफिट है वो साधना चाहता है। और ये इस बार पाकिस्तान पूरी तरीके से एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल क्लियरली मैसेज यूएस से आया कि उनको जल्द से जल्द जो ईरानियन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसके अलावा रैकी एयरक्राफ्ट हैं, उनको वहां से वापस भेज दे। एक और बात जो कि इसमें अपडेट के तौर पर है कि जो ईरानियन सिविल एयरक्राफ्ट है, जब एयर स्पेस बंद हुआ तो अफगानिस्तान के हेरात अफगानिस्तान के काबुल के पास भी महान एयर का जो एक एयरक्राफ्ट था, सिविल एयरक्राफ्ट, उसने वो वहाँ पर बेस बनाया और वहाँ पे उसे अभी भी पार्क किया हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान बिल्कुल मनीष, जैसा आप बता ही रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए डबल गेम खेला, लेकिन उसका जो डबल गेम है इस वक्त एक्सपोज हो चुका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका ये तो माननी होगी कि किस तरह से जो चीन है उसके जो हित है वो पाकिस्तान के साथ है, ईरान के साथ भी है। और यही वजह है कि चीन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की इतनी ज्यादा है कि 80% उसके जो हथियार आते हैं वो चीन से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईरान जो कर रहा है और उसको जो मदद चीन से मिल रही है, और चीन भी ये चाहता है कि पाकिस्तान भी वही मदद ईरान को दे। और देखिए ईरान की किस तरह से पाकिस्तान मदद कर रहा है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, मनीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि भारत में एक अहम बैठक होने जा रही है, ब्रिक्स सम्मेलन। और इस ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार ऐसा मौका होगा कि जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची मौजूद रहेंगे और एक ही टेबल पर भारत सहित, चाहे वो भारत, ब्राजील, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट जैसे देश के भी नुमाइंदे मौजूद रहेंगे। और हो सकता है कि भारत इस युद्ध में एक अहम भूमिका निभाए ताकि इस टेंशन को खत्म किया जा सके और एक बार फिर से सामान्य स्थिति हो सके। और प्रधानमंत्री इसी का संदेश लेकर मिडिल ईस्ट भी जाने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में कहां जाएंगे प्रधानमंत्री का दौरा होगा यूएई में, क्योंकि प्रधानमंत्री नॉर्डिक देशों में जाने से पहले अपने यात्रा के दौरान यूएई में जाएंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कोशिश करेंगे कि इस टेंशन को कम किया जाए। और प्रधानमंत्री लगातार यही कोशिश भारत के लिए भी कर रहे हैं कि लोगों को समझा रहे हैं जो इस वक्त जो जंग चल रही है, अगर उसके असर को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तेल का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कीजिए, जितनी जरूरत है उतनी कीजिए। तो प्रधानमंत्री ने पहले हैदराबाद और उसके बाद सोमवार को वडोदरा में लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की। पीएम ने कहा कि जहां पर संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग आप कम करें, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पीएम ने वर्क फ्रॉम होम की अपील करने के साथ साथ स्कूल से भी अपील की है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्मेट को लागू करने की कोशिश करें। वडोदरा में पीएम मोदी ने कहा कि जैसे देश ने मिलकर के कोरोना संकट का सामना किया था, ठीक वैसे ही मौजूदा संकट से भी देश बाहर निकल जाएगा। अब इसके साथ पीएम ने 1 साल तक सोना ना खरीदने, विदेश यात्रा टालने और खेती के लिए केमिकल खाद के इस्तेमाल में कमी लाने की भी अपील की है।
24 घंटे में पीएम मोदी की दूसरी बार अपील। मोदी का क्लियर टारगेट, विदेशी मुद्रा बचाएं, संकट टालें। मिडिल ईस्ट से रूस और यूक्रेन तक का संकट दुनिया के लिए आफत बनता जा रहा है। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप है और इसके खुलने के आसार फिलहाल नहीं दिखते। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से डेडलॉक बना हुआ है, उसकी वजह से यूरोप, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक प्रभावित है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश में दूसरी बार साफ साफ कह दिया है कि संकट बड़ा है, इसलिए मिलकर निपटना होगा। दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ अमेरिका और ईरान का संघर्ष अभी भी अपने अंजाम पर नहीं पहुंचा है। इसकी वजह से होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई 95% तक कम हो गई है। जहाज अटके पड़े हैं। जहां पहले करीब 120 जहाज रोज होर्मुज को पार करते थे, वहां अब केवल 4-5 जहाज ही से पार कर रहे हैं। भारत ने इस टेंशन के बीच भी अपनी सप्लाई को ज्यादा प्रभावित नहीं होने दिया। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। भारत अपनी जरूरत का 90% तेल इंपोर्ट करता है। 2 महीने से होर्मुज स्ट्रेट बंद है। क्रूड की कीमत करीब 50% बढ़ चुकी है। कतर पर ईरान के हमले की वजह से एलएनजी की सप्लाई ठप है। अरब देशों से फर्टिलाइजर और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करीब करीब बंद है। इसलिए इन सब चीजों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया भर से 775 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है, जिसमें 135 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल आता है, 72 बिलियन डॉलर का सोना, 18 से 19 बिलियन डॉलर का खाने वाला तेल और करीब 18 बिलियन डॉलर की खाद इंपोर्ट करता है। ये बिल अब देश के हालात पर भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में अपील की है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है और लगभग 690 से 703 अरब डॉलर के बीच उतार चढ़ाव कर रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसे पीएम मोदी ने भांप लिया है। इसलिए देश को तैयार किया जा रहा है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े।
और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए।